चलिए, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मिडिल पाथ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिडिल पाथ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर की सीरीज़ आप लोगों के लिए रोज़ाना मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाती है। इसका जो समय है वो है सुबह 8 बजे। मॉर्निंग डोज के नाम से ये चल रहा है और अगर आप सुबह सुबह ये मॉर्निंग डोज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आएँ। तो आज हम लोग 16 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि अबाउट मी वाले सेक्शन में आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दी हैं, किन एग्ज़ाम्स को मैंने क्वालिफाई किया और हाल ही में किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अनअकैडमी पर मैं एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और अगर आप इस सेशन के अलावा या यूट्यूब की क्लासेस के अलावा भी अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, वहाँ पर आएँ और ज़रूर सारी फ्री क्लासेस को देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको पॉज करना है, उसका सही जवाब देना है। करंट अफेयर की ये जो क्वेश्चन है आपको किसी ना किसी एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद में जो एक शिप है जिसका नाम है एवरग्रीन शिप, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। तो हुआ ये था कि चाइना से ये शिप जो है जा रहा था और स्वेज नहर में काफ़ी समय तक ये फंसा रहा। इसके चलते आप देखेंगे कि जो इजिप्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही जवाब है, इजिप्ट ने इसे बैन कर दिया और हैवी जो आप बोल सकते हो पेनाल्टीज़ हैं वो इस जहाज़ के ऊपर लगाई जिसका नाम है एवरग्रीन शिप। चलिए तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। तो मिस्र देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद में एवरग्रीन जो शिप है उसको जब्त कर लिया। मिस्र देश ने स्वेज नहर में यातायात को निलंबित करने के लिए आप देखेंगे $900 मिलियन का जुर्माना लगाया, देख लीजिए आप। और उसी के साथ साथ देखेंगे ये जो जहाज़ है चीन से नीदरलैंड के पोर्ट पर जा रहा था जो कि स्वेज नहर में 6 दिन तक फंसा रहा और इसकी वजह से यातायात जो है प्रभावित हुआ और इसको चलते देख जो है मिस्र ने फैसला लिया और उसके ऊपर हैवी आप कह सकते हो पेनाल्टीज जो है लगाई हैं। ठीक है, तो एक अच्छा फैसला, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटरनेशनल ट्रेड में जो जहाज़ होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमारी वजह से किसी और के देश का व्यापार जो है वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो मैं एक अच्छा फैसला मानूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वॉट ईयर डिड द यूएई अनाउंस सेंडिंग देयर रोवर रशीद ऑन द मून। तो आप लोगों को पता है कि जो यूनाइटेड अरब अमारात जो हैं वो अपने मून मिशंस को कर रहे हैं और आपको बताना है कि कौन सी ईयर में उनका जो रोवर है वो चांद तक पहुंचा देंगे। 4 ऑप्शन आपके पास में 2023, 2025, 2027। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 2022। चलिए तो इसके अलावा और क्या फैक्ट्स हैं इसमें देखिए। तो यूएई ने 2022 तक चंद्रमा पर अपना रोवर रशीद भेजने का घोषणा कर दी है। जापान की कंपनी की मदद से वर्ष 2022 तक ये चंद्रमा पर अपना रोवर भेज देंगे। उसी के साथ साथ इनकी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस कंपनी एम्ब्रिस चंद्र मिशन ने रशीद को चंद्रमा पर पहुंचाने का जो है निर्णय लिया है और आप देखेंगे वायरलेस संचार करने में भी क्या होगा, सक्षम होगा। उसके अलावा और फैक्ट्स हम लोगों को जानना चाहिए। अगर करंट अफेयर में ये न्यूज़ आई तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूएई की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद मुद्रा क्या है, तो दहराम इसकी मुद्रा है और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो थोड़ा सा बड़ा नाम है, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन हाँ याद हो जाएगा। बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर की न्यूज़, वहाँ से आप लोगों की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद में है हु वॉज अपॉइंटेड द चीफ एडिटर ऑफ राइटर्स। अभी राइटर्स क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है, ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है। आपने लूसेंट में भी ये फैक्ट पढ़ा है, मैं लूसेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी याद करवाता हूँ, ना केवल पढ़ाता हूँ, वो याद भी करवाता हूँ। तो ये उसी से रिलेटेड है। आपको बताना कि हाल ही में उसके मुख्य संपादक के रूप में किसको बनाया गया है। मैं कहूँगा कि ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, मतलब आज की जो ये न्यूज़ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानूंगा उसको मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि एक ऐसी महिला का नाम है जो पहली बार जुड़ा है, मतलब इतिहास में आप देखेंगे राइटर्स की ये पहली महिला है जिनका नाम है एलिसडेर गैलोनी, है ना। इनका जो नाम है, ये महिला है जो कि अभी हाल ही में मुख्य संपादक के रूप में नियुक्त हुई है और ये पहली महिला मैं आपको जब से बना तब से लेके अब तक। तो राइटर्स के पहले महिला मुख्य संपादक के रूप में आप देखेंगे एलेसड्रोन गैलोनी नियुक्त किया गया है। राइटर्स की 170 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को बनाया गया है।
दुनिया भर में लगभग आप देखें 200 स्थान पर राइटर्स के लिए 250 कर्मचारी कार्यरत हैं और वर्तमान में जो मुख्य संपादक हैं गैलोनी स्टीफन उनकी जगह ये लेंगे। तो वर्तमान का भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4। विच टीम बिकम द थर्ड टीम टू विन 100 IPL मैचेस। IPL 100 IPL मैच जीतने वाली पहली तीसरी टीम का नाम बताना आपको कौन है, कि ये तीसरी टीम कौन सी बन गई है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियन, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कोलकाता नाइट राइडर्स। मैं आप लोगों को बता दूं, पहली जो टीम थी वो थी मुंबई इंडियंस, दूसरी जो टीम है वो है आपकी चेन्नई सुपर किंग, और अब 100 मैच जीतने वाली IPL के अंदर वो बन गई है कौन, कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 100 IPL में जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी 100वीं जीत में आप देखेंगे एमएन चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के इन्होंने जो है ये जीत को हासिल किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, इनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2012 और साल 2014 का IPL खिताब भी जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई इंडियंस ने वर्ष 2014 में 100 में जीतने वाली पहली टीम बन गई थी, और उसी के बाद में चेन्नई सुपर किंग जो है 100 मैचेस जीतने वाली सेकंड टीम है, और कोलकाता नाइट राइडर्स थर्ड टीम है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी इस क्वेश्चन के अलावा। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, कि गैलमेरो लासो बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो गैलमेरो लासो जो है वो बने हैं, वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, इक्वाडोर, वियतनाम, ब्राजील, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा, मतलब कि इक्वाडोर। आप सभी लोग मुझे बताएंगे इक्वाडोर जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है। आपका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इक्वाडोर जो है वो किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो 11 अप्रैल को इक्वाडोर में आयोजित कराए गए राष्ट्रपति चुनाव में आप देखेंगे कि गुइलेर्मो लासोना जो है उनको जीत हासिल हुई है। उसके बाद में 122 सीटों में से 87 सीटें उन्होंने जीती हैं। ये कह रहा हमारे काम का नहीं है, आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी क्या है, तो क्यूटो इसकी राजधानी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, डॉलर चलती है। तो ये हमारे लिए काम का है। फिर नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच यूनियन टेरिटरी वॉज डिक्लेयर्ड टीबी फ्री। तो हाल ही में, और करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हाल ही की न्यूज़ है कि एक हमारा यूनियन टेरिटरी है जिसे घोषित कर दिया गया है। तो जवाब तो मैंने खैर आप लोगों को दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा कि लक्षद्वीप जो है अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जरा देख लेते हैं। चलिए, तो लक्षद्वीप को अभी हाल ही में टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने टीबी मुक्त घोषित कर दिया है हमारे लक्षद्वीप को। उसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भारत जो है 2025 तक अपने आप को 6 रोग से मुक्त घोषित करने वाला है, या फिर उसका लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त हो जाना। वहीं जम्मू कश्मीर का आप देखेंगे बड़गांव देश का पहला ऐसा टीबी मुक्त प्रदेश बन गया है ना, जहां पर किसी प्रकार के कोई टीबी पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। लक्षद्वीप के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो कौन मिल जाएंगे आपको, दिनेश्वर शर्मा मिल जाएंगे। और उसी के अलावा लक्षद्वीप का राष्ट्रीय पक्षी जो कौन है वो है आपका ब्राउन नॉडी। तो ये अतिरिक्त जानकारियां इस क्वेश्चन के अलावा। आज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, BAFTA 2021 में राइजिंग स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। एक्चुअल में अमेरिका का ये, जैसे हमारे यहाँ पर आप बोल सकते हो जो अवार्ड्स फंक्शन होते हैं ना, ये वैसे ही अवार्ड फंक्शन है। तो उसमें हाल ही में किसे राइजिंग स्टार अवार्ड जो है उसे नामित किया गया, आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में। ऑप्शन नंबर 1 है एथान हॉपकिंस हैं, दूसरे हैं आपका नोमाडलैंड, तीसरे हैं आपके बक्की ब्रेयर, और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है बक्की ब्रेयर। ठीक है, तो BAFTA 2021 का राइजिंग स्टार अवार्ड जो है वो किसको मिला है, आपके बक्की ब्रेयर को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों के लिए वही रखा है, अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रख दी है। मेरे हिसाब से जो BAFTA अवार्ड है वो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिटेल आपके सामने रख दी है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 माफ कीजिएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान श्रेणी में है ना, किसने जीता, आपको बताना है। क्या उनका नाम पारीपरन है, क्या वह मिस्टर किशोरी ताई हैं, क्या वह लीगल अवेयरनेस है। तो ये क्या है, किसने जीता है AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 का।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है श्री किशोरी ताई जो है उनको दिया गया है 2020 का स्वच्छता और स्वस्थ विज्ञान श्रेणी में ये अवार्ड मिला है। चलिए तो इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी हैं वो भी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए तो AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान श्रेणी में आप देखेंगे किशोरी ताई भोयार कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर को दिया गया है। हिंदी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत की और जो कि महिला सशक्तिकरण के विषय पर आधारित थी। उसके अलावा आप देखेंगे तमिलनाडु राज्य के सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने महिला उद्यमी और उप विषय के तहत आप देखेंगे स्वीट जिसको बोलते हैं सोना महिला उद्यमिता और प्रशिक्षण पुरस्कार जीता है। तो मिस्टर किशोरी ताई जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज GDP वाज एस्टिमेटेड बाय नोमारू इन 2021-22। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं नोमारू 21-22 क्या है। खैर इसका जवाब देते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 ऑप्शन आपके पास में 12.6%, 10.03%, 11.7%, नन ऑफ द अबव। तो किसने बताया ये जो नोमारू जो एक संस्थान है ये एक्चुअल में जापान की संस्थान है और इन्होंने एस्टिमेशन जो किया था वो किया था आपका 13% का, लेकिन उसके बाद में इसको फिर इन्होंने री एस्टिमेट किया और इन्होंने बताया है कि भारत की जो GDP रहेगी 2021-22 में वो रहेगी 12.6%, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए और अतिरिक्त जानकारियाँ जो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नोमारू ने वर्ष नोमारू जो है उन्होंने 2021-22 में भारत की GDP 12.6% रहने का अनुमान लगाया है। ये जापानी मैंने आपको बताया जापानी ब्रोकरेज कंपनी है ना। वर्ष 2020-21 में भारत की GDP इन्होंने बताया था 13.5 करने की घोषणा की थी, परंतु उन्होंने अब इसको संशोधित किया, रीएस्टिमेट किया, मैंने आप लोगों को बताया, और 1.1% की उच्च स्फीति ने GDP को जो है संशोधित किया है। उच्च स्फीति आप बोल सकते हो जो कहीं ना कहीं पर मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन से रिलेटेड होती है बच्चों, उसकी बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो बहुत ही अच्छा कदम मैं कहूँगा क्लाइमेट चेंज को लेके, और ये जो कदम उठाया गया है वो उठाया गया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए तो देख लेते हैं कि और इसके अलावा क्या अतिरिक्त जानकारियाँ हैं जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश बन गया आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के कार्बन तटस्थ बनाने की सीमा वर्ष 2050 तक है। आपको सभी लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कार्बन न्यूट्रल और कार्बन सक्सेशन जो है ना किस तरीके से हम लोग करेंगे इस वाले चैप्टर में आप लोगों को समझाया था मैंने, है ना, जिसमें आपको मैंने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। तो उसी के तहत जो है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने फैसला लिया है जिसके लिए न्यूजीलैंड ने सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर कार्बन उत्सर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन इमिशन में कमी लाने के लिए कार्बन न्यूट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम, सेम चीज़ जो भी आपको लोगों को बता रहा था मैं, प्रोग्राम की स्थापना की है। मतलब कम से कम हम लोग कार्बन इमिट करेंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए न्यूजीलैंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की भी शुरुआत कर रही है। मतलब हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे जिसमें कार्बन इमिशन कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी जिससे हम लोग बना सकें, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसके उद्देश्य जो है परियोजनाओं के वित्त पोषण में तेजी लाने के से भी संबंधित है। तो ये आज के करंट अफेयर थे और रोज़ इसी तरीके से आप लोगों को सुबह 8 बजे मॉर्निंग डोज जो है वो मेरी तरफ से मिलेगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उससे मुझे भी पता लगेगा कि जो स्टूडेंट हैं वो मेरा ये जो कोर्स है जिसको मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा आप क्या मुझसे पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर के अलावा, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर आप इसको शेयर करें। और उसके अलावा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइक आपको करना है, कमेंट करके मुझे भी बताना है और सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है मिडिल पाथ। एक मध्यम मार्ग मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए निकाला है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और उसके अलावा अगर आप इसकी करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करें, ज्वाइन करें और सारी की सारी PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।